आज की कहानी का शीर्षक है आलिंगन। उठ बेटे, 7 बज गया है। प्रतिभा जी ने अपने एकमात्र पुत्र धर्म के सर को सहलाते हुए उठाया। धर्म उठकर जल्दी से ब्रश करके अपने पिता के चरण स्पर्श कर उनके बगल में बैठ गया। उर्फ किचन का काम संभालते संभालते अब तो मैं थक गई हूँ। यदि घर में बहू आ जाए तो मुझे छुट्टी मिल ले, पर तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र होगी तब ना। तुम्हें तो बेटे की शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। प्रतिभा जी चाय का ट्रे लेकर टी टेबल में रखते हुए अपने पति से बोली, अमरदीप, मेरे दोस्त की बेटी भी विवाह योग्य हो चुकी है, अपने ही समाज से है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? प्रतिभा जी, बेटे से भी पूछ लो। धर्मदीप, आप लोगों को मेरी शादी करनी है, मुझे आप दोनों की शादी नहीं करनी। जैसे आप दोनों को उचित लगता है वैसा करो। प्रतिभा जी धर्म के कान मोड़ते हुए, बदमाश, बहुत बोलने लगे हो तुम। अमरदीप, मैं आज ही उन लोगों से बात करता हूँ। लड़की को देखने कब जाना है, यह दोनों माँ बेटे मिलकर दिन निर्धारित करो। धर्मदीप, अगले मंडे को जाएंगे। फोनिक्स शहर का एक जाना पहचाना इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है। दूसरे शहर से भी कस्टमर खरीदी के लिए आते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों को लेकर होलसेलर भी है। धर्म की ही शोरूम में साधना एलईडी टीवी खरीदने आती है, किंतु वापस जाते समय जल्दबाजी में अपना डेबिट कार्ड यहीं भूल जाती है। सुशांत, धर्मदीप के शोरूम का मैनेजर, उसे बोलता है, सर, वह मैडम अपना डेबिट कार्ड यहीं भूल गई है, उसे कंफर्म कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद सुशांत, सर, वह मैडम कह रही है कि वह आज़ाद चौक तक पहुँच चुकी है, अब वह कार्ड लेने के लिए कल ही आ सकेगी। धर्मदीप, ऐसा करो, उस मैडम को फिर से कॉल करके कहो कि वह भगत सिंह चौक के नज़दीक स्थित वाणी रेस्टोरेंट में मेरा वेट करे। मैं उधर ही जा रहा हूँ, उसे कार्ड दे दूँगा। सुशांत, ओके सर। वाणी रेस्टोरेंट पर साधना धर्मदीप से, गुड इवनिंग सर। धर्म, गुड इवनिंग। साधना, सर, आपने क्यों तकलीफ़ की? कार्ड लेने में कल खुद ही आ जाती। धर्म, मुझे अभी उधर आना ही था तो सोचा कि कार्ड में ही दे देता हूँ। साधना, सर, इसी बात पर मेरी ओर से 1 कप कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? धर्म, हाँ। धर्म, आप क्या करती है? साधना, जी, मैं डीपीएस स्कूल में ग्रेड 1 टीचर हूँ। रेस्टोरेंट पर धीमी आवाज़ में किसी पुरानी फिल्म का गीत बज रहा होता है। तुमसे मिलकर न जाने क्यों जन्मों का यह नाता है तुमसे। साधना, सर, यह काफ़ी मेरी ओर से है, इसलिए इसका बिल मैं ही पे करूँगी। यह कहकर साधना अपने चेयर से उठ ही रही थी कि किसी शरारती बच्चे का बोल साधना की पीठ पर लगता है और साधना धर्मदीप के ऊपर गिर पड़ती है। धर्म ने खुद को तो संभाल लिया, पर साधना धर्म के सीट को टकरा जाती है और धर्मदीप के पूरे शरीर में सिहरन होने लगती है। इस बीच रेस्टोरेंट में दूसरा गाना बज रहा होता है। सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। 2 पल के लिए साधन धर्म से चिपकी ही रही, फिर खुद ही सॉरी कह के उठ गई और बिल पे करके काउंटर पर पहुंची। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। धर्म अपने बेडरूम में रात के 10 बज चुके हैं। नंद धर्म की आंखों से कोसों दूर है। धर्म आंख बंद करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसका मोबाइल बज उठता है।
धर्म, हेलो। उधर से मधुर आवाज़ में, हेलो, अभी क्या कर रहे हो आप? धर्म, आप कौन हो मोहतरमा जी? उधर से हेलो में साधना बोल रही हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? धर्म, ओह सॉरी साधना जी, मैं आपकी आवाज़ पहचान नहीं सका। कुछ खास बात करनी थी मुझसे? साधना, हाँ। धर्म, तो बोलो। साधना, कैसे बोलूं, मुझे शर्म आ रही है। धर्म, आपको मुझसे क्या बोलना था कि आपको शर्म आ रही है? साधना, आज आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे दोबारा मिलते रहना चाहिए। धर्म, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तभी तो मैं सोच रहा था कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। आई लव यू साधना। साधना, आई लव यू धर्म। क्या कल हम भगत सिंह पार्क में मिल सकते हैं? धर्म, हाँ, यदि आप आ सकेगी तो दोपहर के 1 बजे, उस समय पार्क में चहल पहल भी कम रहता है। साधना, ओके ज़रूर, 12:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। धर्म, ओके, गुड नाइट। साधना, गुड नाइट। उधर चौहान सदन में प्रेमलता, संजू बेटे उठो, अब तुझे स्कूल जाना है या नहीं? यह लड़की 23 की हो गई है, पर इसकी आदतें बच्चों जैसी है, बिना उठाए नहीं उठती। पता नहीं शादी के बाद इसका क्या हाल होगा। रजनीकांत, शादी के बाद आदत बदल जाएगी। प्रेमलता, आपके ही लाड़ प्यार में यह बिगड़ चुकी है। साधना उठकर ब्रश, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने माता पिता को प्रणाम करके स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है। उधर धर्मदीप भी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलता है और 1 घंटे में वापस आ जाता है। भगत सिंह पार्क में 1 बजने वाले हैं। साधना को यहाँ पहुँचे 5 मिनट हो गए हैं। वह अपने मोबाइल पर धर्म का नंबर टच करने ही वाली होती है कि उसे धर्म आते हुए दिखाई देते हैं। साधना, बहुत देर कर दी। धर्म, सॉरी जानू। साधना, सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें। साधना अपना वाक्य पूरा करने ही वाली होती है कि धर्म ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़े हुए कहा, तो ऐसे काम चलेगा? साधना धर्म की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है, अरे छोड़ो, कोई देख लेगा। जानू, यहाँ हमारे और आपके अलावा और कोई नहीं है। ऐसा करते हुए साधना के होठों पर किस कर देता है और साधना खुद को ढीला कर धर्म की बाहों में समा जाती है। पार्क के नज़दीक वाले ढाबे पर गीत बज रहा होता है, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। साधना को अपनी बाहों में भरे रहने के दौरान धर्म का हाथ अचानक साधना के कमर को पकड़ लेता है और किस कर देता है। साधना खुद को धर्म से अलग करते हुए बोली, नहीं धर्म, यह सब करने के लिए हमें शादी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अपने माता पिता से तुम्हें मिलवाऊंगी, तुम भी ऐसा ही करो। धर्म, हाँ, तुम सही कह रही हो। हाल के धर्म और साधना ने एक दूसरे को अपने माता पिता से मिलने की बात तो की, परंतु दोनों ही संस्कारवान होने के कारण यह समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने माता पिता से एक दूसरे को कैसे मिलाए। आखिरकार मंडे आ ही गया। धर्मदीप अपने माता पिता के साथ अपने पिता के मित्र की बेटी को देखने जा रहा है और उस समय भी वह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वह अपने माता पिता को साधना के बारे में कैसे बताए। उधर चौहान सदन में साधना का भी यही हाल है। वह अपने स्टडी रूम में बैठकर सच में डूबी है कि उसके पिताजी की आवाज़ से वह अचानक होश में आ गई। रजनीकांत चौहान, राठौर जी लोगों का ही इंतज़ार कर रहे थे। दोनों मित्र
एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर राठौर जी अपनी पत्नी और पुत्र का परिचय रजनीकांत चौहान और श्रीमती प्रेमलता चौहान से करते हैं। इस बीच धर्म को छोड़कर वह चारों बातें करते हुए ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। इस बीच चौहान जी उसकी पत्नी से आंखों के इशारों पर कुछ पूछने पर श्रीमती चौहान की आंखों के इशारों से ही अपनी सहमति देते हुए स्टडी रूम में जाती है। प्रेमलता जी, संजू बेटे, मेहमान आ चुके हैं, चाय नाश्ता तैयार है, नाश्ता ट्रे में रखकर ड्राइंग रूम में ले जा। साधना, जी मम्मी जी। इधर साधना बेमन से नाश्ता ट्रे में लेकर ड्राइंग रूम में जाती है और बगैर नज़र उठाए वापस लौट आती है। उधर धर्म जी माता पिता के सामने आंखें नीचे करके ही बैठा था। नाश्ता लेकर आने वाली लड़की को नज़र भर कर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी। दोनों के माता पिता की बातचीत से यही जाहिर होता है कि यह रिश्ता स्वीकार है। श्रीमती राठौर साधना के हाथों में सोने का कंगन पहनाकर रिश्ता पक्का करने की रस्म पूरी करते हैं और फिर लड़के वाले चौहान सदन से अपनी विदाई लेते हैं और साधना अपने बेडरूम में जाकर रोने लगती है। एक रोती बेटी को रोता हुआ देख चौहान दंपत्ति अपनी बेटिया के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी, यदि तुम्हें लड़का पसंद नहीं है तो बताओ, हम यह रिश्ता तोड़ देंगे। अभी कुछ नहीं होगा, वह लोग समझदार इंसान हैं। साधना, नहीं पापा, आपसे दूर होने की बात सोचकर ही मुझे रोना आ गया। रजनीकांत, पगली, तू दूर थोड़ी ही होगी हमसे, हम लड़के के घर जमाई बनने की बात की है हमने। धर्म और साधना ने एक दूसरे को देखा भी नहीं और शादी की तारीख भी तय हो गई। सगाई और शादी एक ही दिन रखी गई है। सगाई की रस्म भी पूरी हुई। चौहान सदन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। धर्म के पिता राठौर जी का कहना था कि हम शादी सादगी से ही करना चाहते हैं, किसी भी तरह का धूम धड़ाका हमें पसंद नहीं है। विवाह मंडप में धर्मदीप पहले से ही मौजूद है। पंडित जी के द्वारा दुल्हन को बुलाओ को कहने पर साधना को लाया जा रहा है। दुल्हन के रूप में साजी धजी साधना और भी खूबसूरत लग रही है। शादी की विधि शुरू हो गई है। पंडित जी पग फेरे करवाने के बाद धर्म से साधना की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहते हैं और यही वह समय है जब एक दूसरे को क्षण भर के लिए देखकर साधना और धर्मदीप का मन प्रफुल्लित हो गया। राठौर निवास में प्रतिभा जी पूरे विधि विधान से अपनी पुत्रवधू का गृह प्रवेश करवाती है। कुछ दिनों बाद अमरदीप राठौर जी अपनी पत्नी श्रीमती प्रतिभा राठौर जी से कहते हैं, बेटे, बहू को कुछ दिन के लिए हनीमून पर भेज दिया जाए। प्रतिभा जी कहती है, यह हनीमून क्या होता है? राठौर जी, घूमने के लिए। प्रतिभा थोड़े गुस्से में बोलती है, तो हम लोग फिर क्यों नहीं गए हनीमून पे? राठौर जी, अरे भगवान, उस दिन ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। प्रतिभा जी, तो बोलो धर्म को, बहू के साथ वह जाए हनीमून पर। राठौर जी, मैं नहीं बोल सकता। यदि मैं ऐसा कहूँगा तो वह बिजनेस का बहाना बनाकर टाल देगा। धर्मदीप अपने माता पिता की बात सुन लेता है और वह अपनी नवविवाहित पत्नी साधना के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, कुछ दिन के लिए हम और तुम कहीं घूमने चलते हैं। साधना बोली, यदि हमारे साथ माजी भी चलेगी तभी मैं जाऊंगी। माजी को भी साथ चलने को बोलो। धर्मदीप अपने माता पिता से, मैं साधना के साथ कुछ दिन के लिए घूमने जाना चाहता हूँ, मगर साधना कह रही है कि माजी को भी साथ ले चले। प्रतिभा जी, यदि तुम्हारे पिताजी भी साथ चले तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। राठौर जी,
नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे और भी दूसरे काम देखने हैं। प्रतिभा जी, तुम्हारे पास हर घड़ी काम ही काम रहता है, साथ में कहीं घूमने जाने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। राठौर जी मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं भी साथ चलने के लिए तैयार हूँ। धर्मदीप ने कुल्लू मनाली के लिए टिकट और होटल बुक कर देते हैं और 2 दिन बाद राठौर परिवार के चारों सदस्य मनाली जाने के लिए घर से निकलते हैं। तभी उनके पड़ोसी के घर में एफएम पर एक गीत बज रहा होता है, अब के बरसों के बाद हो प्यार, प्यार करने का मौसम आया। राठौर दंपति हनीमून के लिए कुल्लू मनाली पहुंच चुके हैं और होटल इंपीरियल में ठहरे हैं। दोनों दंपति यानी माता पिता और पुत्र और पुत्रवधू के अलग अलग रूम बुक किए गए हैं। प्रतिभा जी वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलते ही संगमरमर वाले फर्श पर उनका पैर फिसल जाने से गिरने ही वाली होती है कि अमरदीप जी उसे संभाल लेते हैं। उस दौरान अमरदीप प्रतिभा जी के बगल वाले कमरे में से एक सुंदर गीत गूंज रहा होता है, आंखें तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। उधर धर्मदीप जी के वॉशरूम में जाने के बाद साधना जी अपने कपड़े बदलने के लिए साड़ी उतार ही रही होती है कि तभी पीछे से धर्मदीप की साधना को कस के पकड़ लेते हैं। तभी साधना कहती है, अरे छोड़ो, प्यार करने के लिए सारी उम्र पड़ी है। धर्म, फिर छोड़ो, शादी के पहले भी छोड़ो, अब शादी के बाद भी छोड़ो। जब टच ही नहीं करने देना था तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर धर्मदीप नाराज़ होने का दिखावा करता है। साधना, ओ तुम तो सचमुच में नाराज़ हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। और फिर दूसरे तीसरे दिन मनाली के पूरे दर्शनीय स्थलों को घूमकर चौथे दिन अपने शहर लौट आते हैं। इस दौरान सीनियर राठौर दंपति की खुद को नवविवाहित समझकर हमेशा एक दूसरे का हाथों में ही दिखाई देते हैं। अपने शहर पहुंचने के बाद धर्मदीप अपने बिजनेस में व्यस्त हो जाता है और साधना भी स्कूल जाना शुरू कर देती है। ये एक काल्पनिक कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।